दुनिया में हर चीज खोने का डर है, चाहे से वो पैसा हो, चाहे से वो सोना हो या ऑर्नामेंट्स हो या फिर चांदी हो। किसी भी तरह से हर चीज का मूल्य है वो खोने का और उसका चोरी हो जाने का डर है। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसका खोने का डर नहीं होता अगर एक बार आपने हासिल कर ली तो। नमस्कार, मेरा नाम है मनन शर्मा और मेरे साथ है कैमरामैन हेमंत और एवाई इनके फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत है। जहां बात की जाए कोरोना काल की, जहां संक्रमण से हर वर्ग प्रभावित हुआ है कहीं ना कहीं, वहां अगर बात की जाएगी शिक्षा जगत की तो उस पर किस तरह का प्रभाव रहा है, इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है शिक्षा जगत की जानी मानी हस्ती और राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च शिक्षक सम्मान द्वारा सम्मानित श्रीमान सुधीर तोमर जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार। तो सर, जैसे कि बात की जाएगी सर इन सभी चर्चाओं पर कि शिक्षा जगत में और इस पूरे इस अवसर पर जिस तरह कोरोना काल चल रहा है, इसमें सर जिस तरह का लॉकडाउन रहा है और जिस तरह की स्थितियां बनी है, ऐसे में सर आपने व्यक्तिगत रूप से इस पूरे कार्यकाल में क्या अनुभव प्राप्त किया? सर बात सिर्फ मेरे अनुभव की नहीं है, बात यह है कि इस कार्यकाल में, कोरोना काल में, हमारे देश के युवाओं ने, हमारे देश के स्टूडेंट्स ने, हमारे देश के अभिभावकों ने क्या महसूस किया। मूलतः इस पूरे कोरोना काल में जो चर्चा देश में हुई वो कोरोना संक्रमण से कैसे बचाव हो, कोरोना संक्रमण वाले मरीजों की हालात क्या है, दवाइयाँ क्या हों, दवाई की कैसे खोज हो, कितने लोगों के साथ दुर्घटना घटित हुई, कितने लोग सही और हो गए, कितने एक्टिव हैं। मूलतः अखबार, न्यूज चैनल्स सभी इसी पर केंद्रित रहे हैं। इस बीच में अगर शिक्षा को लेकर कोई बात हुई तो वो इतनी हुई कि स्कूल फीस क्यों ले रहे हैं, स्कूल में हमारे बच्चे नहीं जा रहे तो फीस ना ली जाए, ऑनलाइन पढ़ाई क्या होती है। कभी कभी कहीं किसी मुद्दे पर, वो भी एक अतार्किक रूप से चर्चाएं हुई हैं। यकीन मानिए, देश की जो बहुसंख्यक पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी के सामने भविष्य की अनेकों चुनौतियों ने मुंह बाया है इस कोरोना काल में। और मैं बहुत हर्ष के साथ कहता हूं, जहां घोर काला अंधकार छाया था, मार्च के महीने की 24 तारीख से रोशनी वहीं से उभरी है। अप्रैल का महीना आते आते बच्चों की शिक्षण के प्रति चिंतित मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और अन्य सभी राज्यों के सरकारों ने शिक्षा के प्रति अपनी चिंता दर्शाई और विद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को, सभी शिक्षण संस्थानों को डिजिटल तकनीक द्वारा ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षण कराने हेतु निर्देशित भी किया और आवश्यक गाइडलाइन भी जारी की। ये जारी किया जाना आसान था, लेकिन इसका पालन किया जाना अत्यधिक दुरूह कार्य था। सदियों से जो शिक्षण व्यवस्था गुरुकुलों में हुई हो, अब आज क्लासरूमों में हुई हो, ऐसे हालात में अचानक बच्चा घर बैठा है और उसको पढ़ा दिया जाए, ये आदेश स्कूलों के लिए मानना बहुत मुश्किल काम था। मैं बहुत खुश हूं और गर्व है मुझे हमारे देश के शिक्षण संस्थानों पर, जिन्होंने इस चैलेंज को न केवल स्वीकार किया बल्कि बहुत बेहतरीन तरीके से इसको मूर्त स्वरूप प्रदान किया। मैं चाहता हूं हर माता पिता, हर अभिभावक अपने खुद के लिए, अपने बच्चों की प्रगति के लिए और इस चैलेंज का सामना करने वाले इन शिक्षण संस्थानों के लिए अपने दिल से धन्यवाद ज्ञापित करें। अत्यधिक मुश्किल काम था, लेकिन बहुत आसानी से कर दिखाया है और देश ने दिखाया है, हमारी शिक्षा व्यवस्था ने दिखाया है क्यों हम दुनिया के सभी देशों में शिक्षण तकनीक के माध्यम से अपने नवाचारों के लिए और हर कठिन मौके पर बिना हिम्मत खोए आगे बढ़ने के लिए जाने जाते हैं। जी, तो जिस तरह से कि मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कि हमारे जो पास जो लाइव प्रोग्राम के अंदर कि किसी भी तरह की आपकी कोई समस्या है, शिक्षा से जुड़े कोई सवाल है तो आप हमारे लाइव प्रोग्राम पूछ सकते हैं। बात की जाएगी कि जिस तरह से कि सर ये शिक्षा क्षेत्र के अंदर आप कितने लंबे समय से सर सेवाएं देते आ रहे हैं? मैं
पिछले 27 वर्षों से तो अध्यापन कर ही रहा हूँ। जी मुझे पढ़ाते हुए सोफिया स्कूल में 26 वर्ष हो गए हैं और इससे पहले 1 वर्ष मैंने एक अन्य विद्यालय में चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा कस्बे के जेके सीमेंट वर्क्स के विद्यालय कैलाश विद्या विहार में अध्यापन किया है। हाँ, मैंने पीजीटी फिजिक्स के रूप में ही पिछले 27 वर्षों से कार्य किया है। जी। तो जैसा कि पिछले इतने लंबे अरसे से सर सेवाएं देते आ रहे हैं, तो सर हमने जहाँ तक सर आपके बारे में सुना है कि आप सुधीर तोमर जो है कि एक छात्र से शिक्षक से एक मोटिवेशनल स्पीकर से एक कवि, तो ये जो आपने जो दिखाया है रास्ते में विभिन्नताएं जो दिखाई है, तो सर इनमें सर क्या मतलब यात्राओं का दौर रहा, किस तरह का असर रहा सर? मनन जी, मेरे पिताजी सोशियोलॉजी विभाग के सोशियोलॉजी विषय के प्रोफेसर थे, विभागाध्यक्ष थे, बाद में प्रिंसिपल हुए। मैंने बचपन से ही घर में पढ़ने पढ़ाने का माहौल देखा और जब मैं कभी गुजरता था पिताजी के साथ पैदल बाजार से कोई सामान लाने के हिसाब से, तो मैं देखता था 10 मिनट में जो दूरी में नॉर्मल दिन में तय कर लिया करता था अपने पिताजी के साथ, मैं उसे 2-3 घंटों में तय कर पाता था। क्योंकि शहर की गलियों में, शहर की सड़कों पर न जाने कितने लोग आते, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी के चरण स्पर्श करते हुए वो जो समय बीतता, मुझे कभी बुरा नहीं लगा। मुझे अत्यधिक गर्व की अनुभूति होती और शायद वहीं कहीं मैंने शिक्षक बन जाऊं, मेरा सपना बन गया। तो शिक्षक बनने का सपना मुझे अपने पिता से मिला, जिसे सच करने के लिए मैंने 12वीं कक्षा के बाद ही, लोग बीए करने के बाद, अलग कंपटीशन देने के बाद जब कहीं सेलेक्ट नहीं हो पा रहे होते हैं तो सोचते हैं कि चलो अध्यापन ही कर लेंगे, बीएड कर लेते हैं। मैंने 12वीं के बाद ही तय करा कि मुझे एक अध्यापक बनना है और अध्यापक बनने की इस चाह ने मुझे अजमेर की इस पावन धरा पर ले आए। मैंने क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, आज रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, पुष्कर रोड पर, मैंने वहाँ बीएससी बीएड का 4 ईयर कोर्स किया। उसके बाद ऑल इंडिया बेसिस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। दूसरा रीजनल कॉलेज जो पूरे ऑल इंडिया को कैटर करता है, मैसूर में है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर में मैंने पढ़ाई की। वहाँ मुझे एनसीईआरटी के डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर एएन महेश्वरी रहे हैं, वो मेरे फिजिक्स के टीचर थे। तो जो अपनी 11th-12th की एनसीईआरटी बुक है, इसके अंदर जिन्होंने लिखी है, उसमें से 3 प्रोफेसर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ जो पढ़ाई मिली, वहाँ जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली, वहाँ जो सीखने और जूझने की ताकत मिली, वो अपने आप में लगती। उसके पश्चात आने के बाद रीजनल कॉलेज अजमेर से ही मैंने स्वर्ण पदक प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के नाम पर जाकिर हुसैन मेरिट प्राइज लिया, एमएड की परीक्षा उत्तीर्ण की, प्रथम स्थान प्राप्त किया और उसके बाद मैं सोफिया स्कूल में पीजीटी फिजिक्स के रूप में आज कार्यरत हूँ और मुझे गर्व है कि मैं इस व्यवसाय में हूँ। मैं किसी मजबूरी के तहत नहीं, चाहत के तहत इस जगह आया हूँ और मैं अपने हर दिन का, हर पल का आनंद उठाता हूँ शिक्षण में। ये मेरी यात्रा है। बिल्कुल सर, इसी के साथ हमें भी गर्व है और साथ ही है जो पूरी जो टीम है उनको सभी को गर्व है कि आज हमें अवसर मिला आपके साथ में चर्चा करने का, आपके साथ में मुखातिब होने का। सर बात करेंगे इसके ऊपर कि जिस तरह से जो स्रोत होता है, जो हमने आमतौर पर परिवारों में देखा है कि पिता को ही प्रेरणा स्रोत मानकर उनके रिगार्ड्स को ध्यान में रखते हुए जो आपने जो कार्य कर दिखाया, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जो है जाना चाहिए समाज में, क्योंकि ये बहुत जगह देखा गया है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की कमी पाई जाती है परिवारों में, जो कि आपने उसको एक मौका और अवसर बनाया। तो बात करेंगे सर इसी में कि लॉकडाउन के पूरे दरमियान जहाँ पर अभी तक इतने लंबे अंतराल से स्कूल और विद्यालय नहीं खुले हैं, तो ऐसे में जो 10वीं और 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या उनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए? दरअसल सबसे बड़ी जो समस्या को इस दौर में भुगत रहे हैं बच्चे, वो हैं जो अपने कोर्सेज के फाइनल ईयर्स में हैं। स्कूलों में वो जो 12वीं कक्षा में हैं और कॉलेजेस में वो जो अपने फाइनल ईयर प्रोफेशनल एग्जाम के साथ इस समय इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के सामने जो ये रिक्ति काल आया है, विभिन्न कॉम्पिटिशन्स की डेट फाइनल थी, उनका शिफ्ट हो जाना, फिर वापस शिफ्ट हो जाना, अनिश्चित काल के लिए टल जाना, बच्चों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बंद हो जाना, स्कूलों का बंद होना, एग्जाम चल रहे थे, एग्जामों का भी बीच में 12th क्लास के कई एग्जामों का बीच में रुक जाना,
तो एक वहां की स्थिति इन बच्चों के सामने हुई। इस लॉकडाउन पीरियड में भी एक तरफ तो बोर्ड के एग्जाम ही पूरे नहीं हुए हैं, एक तरफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो और कहीं कोई सोर्स नहीं बचा जहां वो अपने डिस्कशन कर पाते, जहां ग्रुप स्टडी अपने आप में शिक्षा के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, जहां बच्चे आपस में एक दूसरे से सलाह करके साथ बैठ करके काम घंटों किया करते हैं और सीखते हैं। जब आप एक उस जगह पहुंच जाते हैं जहां आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा आ जाता है, तब ग्रुप स्टडी वास्तव में फायदेमंद है। जब तक अदरवाइज ग्रुप स्टडी छोटी क्लासेज में कई बार मनोरंजन का साधन भी बनती है, लेकिन उस जगह जहां आप सब एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में, एक दूसरे का साथ लेकर के आगे निकल जाने की होड़ में, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन है, कोई हमारे स्कूल स्तर का नहीं होता, तब ये बड़ी फायदे की चीज़ है। तो लेकिन इस बीच में जो पीरियड आया उसमें बच्चों को मैंने निरंतर सलाह यही दी कि आप लोग अपने उस सब्जेक्ट की तैयारी, क्योंकि लगभग आप कर ही चुके थे, ज़्यादातर बच्चों का 12th क्लास के 1 या 2 पेपर ही बचे हैं जी। और मेन पेपर कम बचे हैं, फिजिकल वो आईपी का बचा है, किसी का ज्योग्राफी बचा है, ऐसे छोटे छोटे पेपर बचे हैं। तो उनको तैयार उन्होंने उस समय भी करा हुआ था। उन्हें कहा कि एक ब्रेक दो, जब बोर्ड की डेट शीट आएगी वापस 10 दिन पहले अपन उसे रिवीजन करना शुरू कर देंगे, तब तक अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके रखो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी एक सतत प्रक्रिया का नाम है। वो उसमें ब्रेक आना निश्चित रूप से अपने को कई लोगों से पीछे धकेल देता है, आत्मविश्वास में कमी आना हमें झकझोर देता है। घर में इस समय इतना तनाव व्याप्त है परिवारों में कि कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा कि होगा क्या, घर से बाहर निकल नहीं सकते, घर में सामान आ नहीं सकता, न जाने हर समय हर आते जाते आदमी को लेकर के दुश्चिंताएं हैं, फ़ोन भी कोई खुशखबरी के तो नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में एक नेगेटिव एनर्जी डेवलप होने लगी परिवारों के अंदर। मैंने अपने बच्चों को, मेरे बच्चे बहुत मेरे संपर्क में हैं और सबसे मेरी जिनसे बातें होती रहती हैं, फेसबुक के माध्यम से भी मैं अपने बच्चों के संपर्क में जहाँ जहाँ पहुँच पाता हूँ। स्टूडेंट का मतलब सिर्फ सोफिया नहीं है जी, स्टूडेंट वो जो कहीं भी पढ़ रहा है जी। और मैं अगर किसी के भी काम आ सकूं ये मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल। तो सभी के लिए मेरी राय यही है कि बिना किसी ब्रेक के सतत रूप से अपनी अध्ययन को, अपनी अध्ययन प्रक्रिया को निरंतर गतिमान बनाए रखना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो लोग सतत रूप से कार्य करेंगे, जो लोग परेशानियों का, कोरोना का, जो अनेक अन्य होने वाली उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर रोएंगे, वो लोग आगे बढ़ने से पिछड़ जाएंगे। कोरोना गुजर जाएगा लेकिन ये वक्त दौर दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील और प्रयासरत रहना है। और प्रयासरत रहने का मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है स्पीड कम एक्यूरेसी टेस्ट हैं। हमारी ये तो देखा ही जाता है हम कितनी शुद्धि से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन दिए गए समय के अंदर हम कितनी शुद्धि से एग्जाम दे रहे हैं उसके आधार पर नापा जाता है। तो निश्चित रूप से एक सवाल को हो सकता है हम 10 मिनट में करते हो, लेकिन पेपर हमें अलाउ करता हो सिर्फ 2 मिनट उसके लिए। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये टाइम ऑफ अटेम्प्ट उतना ही कम होता जाएगा। तो सभी के लिए यही सलाह है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी आपके जो विचार हैं उनको स्पष्टता देते हुए, और साथ साथ बात करेंगे सर कि अभी तक मुद्दों की अगर बात करें तो सिर्फ 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आकर के सभी लोगों का फोकस होता है। जैसा कि शुरू में आपने चर्चा की कि अगर शिक्षा जगत की बात करेंगे तो वो सिर्फ एक केंद्रीय है उसका कि फीस माफ़, और अगर कोई और विषय पर बात करेंगे तो वहाँ पे विद्युत शुल्क का माफ़ होना। तो अगर आज शिक्षा से हम जुड़े हैं और शिक्षा जगत के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम यही जानना चाहेंगे कि सर कि जिन स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर फीस जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है और जहां 3 महीनों में अभिभावक या गार्जियंस जो भी हैं उनके पास में कमाई का कोई स्रोत नहीं था, क्योंकि ये सर ये मूल मुद्दा है, इसको समझना होगा, क्योंकि ये हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। और उधर की तरफ देखें, अगर हम शिक्षा जगत की ओर देखें, उन लोगों को देखें तो उनके पास जो पूरा स्टाफ है जो सिर्फ उनके वेतन से चलता है, उनका घर परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक फॉर्मेट है ऐसा जहाँ पर कि आदान और प्रदान दोनों आवश्यक हैं। तो ऐसी स्थिति में सर आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे कि फीस माफ को लेकर के क्या आदेश होने चाहिए और क्या इस पर राय अमल होनी चाहिए? मनन जी, आपके प्रश्न में आपका उत्तर भी शामिल है जी। आपने पहले समस्या बताई है और दूसरी तरफ उसका समाधान भी एक तरह से बताया है। तो समाधान जो है वो कहीं बीच का रास्ता ही होगा। बिल्कुल। पहली चीज तो ये है कि हम हिंदुस्तान के उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो
बहुत भाग्यशाली हैं। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, जहाँ फीस को लेकर के कोई समस्या है ही नहीं। बहुत बड़ा वंचित वर्ग, दलित वर्ग, शोषित वर्ग के बच्चे समस्त सरकारी स्कूलों में हैं। अच्छे वर्ग के बच्चे भी हैं, जी हाँ, है ना, लेकिन जहाँ फीस कोई समस्या नहीं है। अब बात आती है देश के प्राइवेट स्कूलों की। प्राइवेट स्कूलों की जब बात आती है तो एक समय था जब सरकार अनुदानित शिक्षण संस्थान चलाती थी। सरकार 90% अनुदान देती थी, तो सब 90% सैलरी भी देती थी। तो जब 90% सैलरी आती थी तो फीसें भी कम थी और 10% का भार ही फीस के द्वारा वहन किया जाता था, मैनेजमेंट द्वारा। ऐसी सूरत में अगर मान लीजिए आज की कोई स्थिति पैदा हुई होती तो उसका समाधान बहुत आसानी से पूरा हो सकता था। लेकिन आज जब संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं फीस के द्वारा ही चलाई जा रही हैं, वहाँ के समस्त खर्चे, समस्त व्यय, तनख्वाहें सब उसी से दी जा रही है। अच्छे प्राइवेट स्कूलों के स्टाफ की संख्या 100 से 150 होती है और उन सबका वेतन देना फीस के माध्यम से ही संभव है। अब ऐसी स्थिति में एक सरकारी फीस रेगुलेटरी आयोग जो है उसके द्वारा एक अनुमति प्रदान की गई है समस्त प्राइवेट स्कूलों को कि आप 10 से 15% के बीच अपने खर्चों को ध्यान में रखते हुए हर साल फीस वृद्धि कर सकते हैं। ज़्यादातर स्कूलों ने, अधिकतर स्कूलों ने, मैं बहुत गर्व से कह रहा हूँ, अधिकतर स्कूलों ने इस फीस वृद्धि को स्थगित कर दिया है। ज़्यादातर स्कूलों ने इस साल फीस नहीं बढ़ाई है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत दी है। निश्चित मानिए वो जब स्टाफ को अपने तनख्वाह दे रहे होंगे तो उसका कारण भी बता रहे होंगे कि हम आपको तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे हैं या कम बढ़ा रहे हैं क्योंकि फीस नहीं बढ़ाई है, क्योंकि चल तो घर उसी से रहा है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी राहत है स्कूलों के द्वारा। आज ही 12 जून है आज, और आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स आपस में बैठें। उनकी तनख्वाह को लेकर एक मसला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर फैसला आया है। फैसला भी नहीं है, 4 सप्ताह का वक्त भारत सरकार को दिया है कि सरकारें मजदूरों और मालिकों के बीच में आपस में सामंजस्य स्थापित करें और इनकी तनख्वाह रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मालिक कह रहा है कि भाई जब हमारी कोई बिक्री नहीं हुई, निर्माण नहीं हुआ, तो मैं कहाँ से लाऊं। तो सरकार को निर्देशित किया है, क्योंकि घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है कि सबको पूरी तनख्वाह दी जाए, तो उसकी व्यवस्था आप करवाएं। आगे जाके रिफंड हो सकता है, लेकिन कोई एक तरीका निकाला जाए। तो अब स्कूलों की बात सुनिए। स्कूल ना तो कोई फैक्ट्री है, स्कूल एक ऐसा उद्यम है। हम मार्बल की कोई कलाकृति नहीं बना रहे हैं, हम कोई एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं बना रहे हैं, हम जीवन बना रहे हैं। स्कूल हिंदुस्तान में जीवन बनाते हैं, और मैं समझता हूं कि समस्त माता पिता की अपने परिवार में प्राथमिकता में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बच्चों की शिक्षा ही होती है। तो इन स्कूलों को सशक्त करने की जरूरत है, और स्कूलों का जवाबदेही है कि वो अपने बच्चों को कहीं किसी से पिछड़ने ना दें। स्कूलों ने अपनी जवाबदेही निभाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप सोच कर देखिए, जो सैकड़ों सालों से चली आ रही पद्धति थी कक्ष शिक्षण की, उसको बदल दिया। उसको बदल करके अचानक समस्त स्कूलों ने ऑनलाइन माध्यमों से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, कहीं व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षण सुचारू किया। यकीन मानिए, ये शिक्षण जो सुचारू किया गया है, ये वैसा नहीं होगा जैसा स्कूल में क्लास में होता। ये सच है। लेकिन अगर ये न किया जाता तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता, और इस वैक्यूम के बाद दोबारा बच्चों को जगाना और उन्हें फिर प्रेरित करके पढ़ाई में वापस उस धारा में ला पाना शायद बहुत मुश्किल, मैं तो कहूँ असंभव ही हो जाता। तो ऐसी स्थिति में समस्त स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षण कराया। कई जगह मैंने ऐसा भी सुना, आप भी थोड़ी देर पहले अनौपचारिक वार्ता में कह रहे थे कि शायद स्कूलों ने फीस लेने के लिए ही ऑनलाइन शिक्षण की तकनीक निकाल दी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन शिक्षण कराया जाए, ये सबसे पहले भारत सरकार के MHRD मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संस्थान NCERT ने कहा। उसी के फॉलो करते हुए CBSE ने
स्कूलों को गाइडलाइन जारी की कि स्कूल कराएं। उसके बाद राजस्थान सरकार में भी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने ये बात कही कि ऑनलाइन माध्यम के द्वारा शिक्षण सुचारू किया जाए, बच्चों की शिक्षा का नुकसान ना हो। निश्चित मानिए ऑनलाइन माध्यम से वो समस्त प्रक्रियाएं तो नहीं होती जो स्कूल में होती थी। स्कूल में उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा था। अब जब ऑलराउंड नहीं हो पा रहा था तो कम से कम एकेडमिक डेवलपमेंट प्रभावित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ही ये ऑनलाइन शिक्षण किया गया शुरू। तो मैं समझता हूँ तो फीस के जहाँ तक मसला है 3 महीने की एक साथ देना, पहले देना बाद में देना, इन पर बात हो सकती है। जैसे अप्रैल मई जून शिक्षण संस्थानों ने ज़्यादातर अच्छे शिक्षण संस्थानों ने फीस को लेकर के कोई दबाव पेरेंट्स पर नहीं बनाया, और अगर बनाया तो उसके लिए प्रशासन ने अपने आवश्यक कदम भी उठाए हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे तो फीस के चुकाएंगे, जैसे जुलाई में हम दे रहे हैं तो हम एक साथ पिछले 3 महीने की भी दें और जुलाई की भी दें, आसान नहीं है। तो तरीके निकाले जा सकते हैं, भाई 2-2 महीने करके किस्तों में दे दी। तो इस तरह की सरकार भी सजेस्ट करती है और ये तर्कसम्मत है। फीस ना दिया जाना तर्कसम्मत नहीं है। तर्कसम्मत है कि फीस को दिया जाए और इस तरीके से दिया जाए कि भाई आप पर भी उतना, पेरेंट्स पर भी उतना भार ना पड़े, और बच्चों का शिक्षण एक समर्पण का कार्य है, नौकरी नहीं है ये सिर्फ। शिक्षक नौकरी नहीं करता है, और जो शिक्षक नौकरी करता है वो शिक्षण नहीं करता है, है ना। तो ये समर्पण का कार्य है। इस समर्पण के कार्य में सौदेबाजी नहीं अच्छी लगती। तो जिस तरह से पूरी तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से परिभाषित किया, और इस बात से ही निकल के आता है कि कहीं ना कहीं अभिभावक और शिक्षक दोनों का आपस में तालमेल बैठाना होगा। लेकिन सर बात करेंगे इसी चर्चा में आगे कि जिस तरह से जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और जिस तरह की पहले कहा जाता था कि फ़ोन जो है प्रतिबंधित हैं कक्षाओं में, या फिर कई बार फाइन चार्ज भी लगाए गए हैं, और घर वाले भी शायद पूरी छूट के साथ में फ़ोन नहीं देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका असर बच्चे के मस्तिष्क पर, उसकी आंखों पर, क्योंकि बड़े कोमल अंग होते हैं, लगातार इतने लंबे समय से आंखों को मतलब की तकलीफ पहुंचाना और फिर उस पर पूरा वॉच रखना। क्योंकि आजकल आपने देखा गया है कि वेबसाइट्स, कई तरह की वेबसाइट्स हैं, ऐसी जगहों पर कुछ चीज़ें निकल के आना, तो वो सब मॉनिटरिंग कैसा होगा और ये कैसे सफल हो पाएगा। और साथ ही साथ जो अभी आपने कहा कि 70% जो तबका है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में है, जहाँ पर उन पेरेंट्स के पास में उचित संसाधन भी नहीं है जो कि वो इन ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो कर सकें, तो इन सभी चीज़ों पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर इस पूरे मसले को हमें 2 हिस्सों में बांटकर देखना होगा। पहला, उस तबके की बात जो मोबाइल फ़ोन अफोर्ड कर रहे हैं। दूसरा, वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले उन वंचित तबकों की बात जहां मोबाइल फ़ोन भी परिवार में, एंड्रॉयड तो शायद अभी भी बहुतों के पास नहीं है, सामान्य फ़ोन ही उपलब्ध होते हैं, तो वो एक अलग तबका है। हम बात करते हैं पहले उस तबके की जिसके पास मोबाइल फ़ोन है। स्कूलों द्वारा पूरे भारत में ये स्पष्ट निर्देश रहा करते थे अब तक कि कोई बच्चा मोबाइल फ़ोन लेकर विद्यालय में नहीं आएगा। लेकर आ भी जाता गलती से तो मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया जाता, पेरेंट्स को बुलाया जाता, पेनल्टी लगाई जाती, या उन्हें समझाया जाता कि भाई ऐसा ना करें। अर्थात एक तरह से मोबाइल प्रतिबंधित सा था, एक ऐसा गैजेट जो परिवार में बच्चों के पास नहीं उपलब्ध था, और जो परिवार में बच्चों को दिया जाना एक प्रतिबंधित तरीके से था। लेकिन बच्चा जब खुश होकर के बहुत देर पढ़ाई करके आता, पापा थोड़ी देर मोबाइल दो, मुझे तो नहीं लगता कि कोई पापा अपना मोबाइल बच्चों को नहीं शेयर करते थे। वो बच्चा उस थोड़ी देर के लिए मोबाइल में वीडियो देखता, डांस देखता, म्यूजिक सुनता, अपनी पसंद का कोई शो देख लेता। ये होता आया। पिता ने मना कर दिया तो माँ ने दिया, और अच्छा काम करते ही कोई एक तरह से इनाम मांगना ही ये हो गया था परिवारों के अंदर कि मोबाइल दे दो थोड़ी देर के लिए। है, इसका मतलब हर बच्चा हिंदुस्तान का मोबाइल से तो परिचित था, मोबाइल से परिचित था, लेकिन उसमें वीडियो देखना, फेसबुक पे जाना, यूट्यूब पे जाना, इतना ही जानता था। और हम सब अभिभावक हर समय डरे रहते थे। अकेले में हम बच्चे की माँ को कहते कि ध्यान रखना कुछ है, तो हम हमेशा एक तरह से सख्ते में थे, हर समय भयभीत भी थे। मोबाइल दे भी रहे थे लेकिन अंकुश भी लगाए हुए थे। लेकिन एक ऐसे समय में, इस कोरोना के दौर में बहुत बड़ा काम हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ समस्त अभिभावक गणों से
कि वो इसे सराहेंगे भी, इसे महसूस करेंगे दिल से कि ये पहली बार है कि आपका बच्चा मोबाइल इसलिए नहीं ले रहा है कि वो यूट्यूब पे कोई वीडियो देखेगा, वो इसलिए मोबाइल नहीं ले रहा है कि उसे कोई डांस देखना है, फेसबुक पे जाना है, वो इसलिए मोबाइल ले रहा है उसे फिजिक्स पढ़ना है, उसे मैथ्स की क्लास देखनी है। एक ऐसा उपयोग जो हम हो सकता है सालों तक अपने बच्चों को ना सिखा पाते, जो हमने अभिभावक के रूप में ही नहीं सीखा, वो बच्चा हमारा अब पहली क्लास का भी कर रहा है। तो ये पहली क्लास से एक ऐसा, जो सरकारें बहुत लंबे समय से डिजिटल क्रांति की बात कर रही थी, ये डिजिटल क्रांति इन स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हर घर में पहुंची, और आज हमारे बच्चों को मोबाइल क्यों उपयोग किया जाना चाहिए ये अच्छी तरह समझ में आ गया है, और वो कर रहे हैं, ये गर्व की बात है। लेकिन इसी के साथ ही साथ दूसरा एक पहलू भी है कि मोबाइल घंटों यूज करने से उनकी आंखों का, उनके स्वास्थ्य का क्या होगा। तो मैं समस्त अभिभावकों को इस समय ये बात कह देना चाहता हूं कि ऑनलाइन क्लासेज स्कूल 2 से 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ऑर्गेनाइज। बच्चे को मोबाइल भी लगभग 2 से 3 घंटे ही चाहिए। जो सिखाया जा रहा है उन्हें उस मोबाइल के माध्यम से, उसे जब वो पढ़ने लगें, मैं तो ये कहूँगा बड़ा आसान से एक आसान रास्ता है कि आप ये मान लीजिए कि आपका बच्चा सुबह 7 बजे उठकर स्कूल जाता था, 7 घंटे स्कूल में रहता था, उसके बाद वो अपना होमवर्क करता था या कोचिंग जाता था। ऐसे ही अपने आज के घर के शेड्यूल को बांट लीजिए। होना क्या चाहिए कि स्कूल की जब ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं तो हमने बच्चे के साथ मोबाइल दिया, बच्चा मोबाइल के माध्यम से वो सब सीखे जो उसे बताया जा रहा है। उसके बाद बच्चा मोबाइल रख दे, नोट्स बनाए और मोबाइल रख दे। अब उसे अपनी रेफरेंस बुक से पढ़ना है। आज मार्केट खुला हुआ है, बुक्स अवेलेबल है। लॉकडाउन के पीरियड में ये समस्या थी कि भाई मोबाइल पे ही तो है, हमारे पास तो किताबें हैं नहीं, हम कैसे पढ़वाएं। लेकिन आज किताबें अवेलेबल हैं। अब वो मोबाइल रखते, जैसी क्लास खत्म हो आपको बेटा मोबाइल सबमिट करो और अब आप अपना काम करो। जितनी देर आपको होमवर्क करना था घर पे आपको पहले, या जितनी देर आप कोचिंग जाते हो उतने घंटे आपको एक साथ पढ़ना है। आप अपने अलग अलग सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाओ और पढ़ो, और मोबाइल उसे ना दिया जाए। तो वो जो समस्या आ रही है कि 10-10, 12-12 घंटे रात भर मोबाइल लेकर बच्चे लगे हुए हैं, तो ये शायद अभिभावकों के रूप में हमारी जागरूकता के अभाव में है। हमें बात समझनी चाहिए, जब क्लास खत्म हो गई अब आप अपनी किताब से पढ़ोगे तो फिर मोबाइल से क्या करोगे। और वैसे भी मैं कोरोना काल की बात नहीं करता हूँ, साल भर भी अगर आपको पढ़ाई की व्यवस्था करनी है तो निश्चित रूप से बच्चों को मोबाइल से दूरी रखना होगा। मोबाइल द्वारा सीखते समय मोबाइल जरूरी है जी, लेकिन सीखने के बाद, सीखने के बाद मोबाइल हमारे पास अगर है तो वो नुकसान देगा, क्योंकि उसकी एक बीप हम अच्छा खासा पढ़ते हुए बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसलिए मेरी आज भी सलाह है कि जब वो क्लास हो रही है उसे मोबाइल दीजिए, जब क्लास खत्म तो उससे मोबाइल ले लीजिए, रखवा दीजिए अपने सामने और उसे पढ़ने दीजिए। क्योंकि सर आमतौर पर ये मेरा ही नहीं सभी लोगों का अनुभव होगा, क्योंकि जब हम मोबाइल पे या इंटरनेट पे कुछ देखने लगते हैं तो हम जिस चीज़ के लिए मोबाइल हाथ में लेते हैं हम पहुंच कहीं और जाते हैं, ये होता है। तो ठीक है, वो अलग बात है, तो बच्चा तो हमसे बहुत छोटा है। सर बात करेंगे सर इसी सिलसिले में कि जिस तरह से स्कूल्स वाले या विद्यालय पक्ष ये बात कर रहा है कि जुलाई से स्कूल खोले जाने हैं या फिर वो तैयारी में है खोलने की ऑड और इवन के तहत, तो सर ऐसी स्थिति में जहाँ बच्चे छोटे हैं, प्राइमरी एज के हैं, वो इन सब नियमों की पालना, सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर मास्क लगाना या फिर सैनिटाइज होना, ये इन सब चीज़ों को वो कैसे फॉलो कर पाएंगे। और जहाँ अभिभावक ये भी कहने को तैयार है कि भाई हम इस चीज़ को भले से आप 0 ईयर घोषित कर दो या फिर इस साल का पैसा ले लो और हमारे बच्चे को प्रमोट कर दो, तो इन सब चीज़ों पर सर आप कैसे देखते हैं और आपका क्या इस पर विचार है सर? हम बहुत ही अलग अलग तर्क से बातें कर रहे हैं। पूरे साल का पैसा ले लो, कल मैंने भी अपने टीवी चैनल पे सुना कि पूरे साल की फीस ले लो और हमारे बच्चे को प्रमोट कर दो। इस साल के प्रमोशन पर तो कोई आपत्ति है ही नहीं, सरकार आदेश कर चुकी है। 10वीं और 12वीं के अलावा समस्त कक्षाओं के बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है। तो वो जो बात कर रहे हैं वो इस साल की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, उस साल की बात वो कल्पना में कर रहे हैं कि हम इस साल अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, मेरा बच्चा अब 7th पास करके 8th में आया है, अगले साल आप उसे फीस ले लो और 9th में बता देना। भ्रष्टाचार और किसे कहते हैं? हम भ्रष्टाचार बाहर करते हैं तो कुछ रुपयों का लेन देन होता है, कुछ सिद्धांतों की तोड़ फोड़ होती है, लेकिन ये भ्रष्टाचार हम बच्चों के भविष्य के साथ करने की बात करते हैं। मुझे
मुझे हो सकता है कि उन पेरेंट्स के बड़े आदर के साथ मैं कह रहा हूं कि शायद उनके दिमाग में ये पहलू ही नहीं रहा कि वो अपने बच्चों के भविष्य के साथ ये भ्रष्टाचार करने की बात कैसे कह सकते हैं। बिना क्लास लगाए फीस लो और ये तो फिर वो घर बैठाओ और सीधे 10वीं का सर्टिफिकेट 10वीं का एग्जाम दिला दें, हम 9 साल घर रख लें। ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। राष्ट्र के हित में नहीं है और बच्चे के भविष्य के हित में नहीं है। कोई माता पिता बच्चे के भविष्य से समझौता भी करना नहीं चाहता, ऐसा मेरा मानना है। बात यह है कि हम बहुत जल्दी इस प्रश्न पर आ गए। अभी मैं ईमानदारी से बताऊं आपको कि सरकारी समस्त विद्यालयों में अप्रैल मई में कभी अगली क्लास की पढ़ाई नहीं होती थी। जून चल रहा है, वहां सरकारी स्कूलों के बच्चों का एक दिन का भी पढ़ाई का घाटा नहीं हुआ है। जुलाई से स्कूल खुलने उस दिन से उनका घाटा स्टार्ट होना है अगर नहीं हुई क्लासेस। और खूबी देखिए, राजस्थान सरकार ने उन बच्चों को, क्योंकि उस विषय पे बात हमारी पिछले सवाल में अधूरी रह गई है, उन बच्चों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से अपनी शिक्षण की व्यवस्था आरंभ करती है। अर्थात हम एडवांस हैं, हम पीछे नहीं हैं, कम से कम सरकारी स्कूलों के लिए मैं ये कहूँगा। जब बात आती है हमारी, तो ऑनलाइन क्लासेस 1 अप्रैल से ही ज़्यादातर स्कूलों ने शुरू कर दी। 1 अप्रैल से ही स्कूल खुलने थे, तो निश्चित रूप से एक भी दिन का नुकसान नहीं हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि नुकसान की जगह हम आगे हैं। जुलाई में अगर स्कूल नहीं खुलते तो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। जब तक स्कूल न खुलें ऑनलाइन क्लासेस चलनी चाहिए। और ये कहना कि 0 सेशन कर दिया जाए, ये बात तो तब कहें जब हम दिसंबर 2020 के दौर में खड़े हों कि भाई अब पूरा साल ही हो गया स्कूल नहीं लगा। तो ऑनलाइन क्लासेस अगर हो सकती है तो ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं हो सकते? ऑनलाइन एग्जाम अगर हो सकते हैं तो सत्र में सिर्फ फीस देकर के पास होने की बात क्यों रही? इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें इस सिस्टम के साथ एडेप्टेशन करना होगा, हमें समझना होगा। हमने हाथ उठाए नहीं इस चुनौती के सामने, हमने मुकाबला किया है। पूरे बच्चों के भविष्य को लेकर के सभी शिक्षकों ने, सभी अभिभावकों ने, सरकारों ने बच्चों के लिए खड़े होकर बच्चों के हित के, मैं ये कह सकता हूं, मुझे बड़ा गर्व है कि पूरे राष्ट्र में सबने इस ओर फोकस किया है कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई समझौता ना हो। और बहुत हद तक निश्चित रूप से हम शारीरिक गतिविधियां नहीं करा पा रहे, सांस्कृतिक गतिविधियां नहीं करा पा रहे, इन्हें हम थोड़े दिन बाद करा सकते हैं, लेकिन एक वैक्यूम जो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में आना था उसे हमने टाल दिया है। तो बहुत बड़े खतरे को हमने टाला है। ऐसे में सर सवाल ले लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं योगेंद्र मित्तल जी, उन्होंने पूछा कि आप खुद एक प्रतिष्ठित स्कूल से जुड़े हुए हैं, क्या आप बोलना चाहेंगे कि कोरोना काल में स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? योगेंद्र जी, आपका अभिवादन। ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर सभी के दिमागों में कुड़मुड़ा रहा है। किसी भी उस काल में जब बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के खतरा हो, स्कूल नहीं खुलने चाहिए, नहीं खुलते हैं, न कभी खुले। जब तेज बारिश हो जाती है कलेक्टर हॉलीडे डिक्लेयर कर देता है। जब तेज गर्मी होने लगती है तो मई के दौर में कलेक्टर हॉलीडे डिक्लेयर कर देता है। उर्स का दिन आता है, शहर में भीड़ होती है, प्रधानमंत्री या कोई बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा होता है अजमेर में, और अजमेर में उसे जयपुर रोड से निकलना होता है, आपका स्कूल बंद हो जाता है। अगर उसका निकलने का समय वो है कि बच्चों को जाने आने में भी परेशानी ना हो, रहने की तो बात ही छोड़िए। तो कोरोना काल में जब बच्चों की सेहत के लिए खतरा हो तब तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि स्कूल के खुलने या न खुलने का निर्णय स्कूल नहीं करता है। ये सब जिला स्तर पर तो कलेक्टर के माध्यम से और राज्य स्तर पर सरकार के माध्यम से होता है, और सरकार संवेदनशील है, यकीन मानिए बच्चों के हित में ही निर्णय होगा। तो इसी मुहिम में सर आगे बात कर लेते हैं कि जिस तरह से सभी सवालों के जवाब दिए सर ने, वो कहीं ना कहीं विचार बहुत स्पष्ट करने वाले हैं। सर, आपने शिक्षा जगत में बहुत नाम कमाया है, इसी के साथ साथ आपकी धर्म पत्नी भी शिक्षा क्षेत्र में ही कार्यरत है। आज की दुनिया में आप एक बहुत ही सफल व्यक्ति हैं। ऐसे में आज आप वर्तमान के स्टूडेंट्स को आपकी तरह जिंदगी में सफल होने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मनन जी, ऐसा है, जहाँ तक आपने मेरी पत्नी का कहा, मेरी पत्नी प्रधानाचार्य है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, और मैं बता दूं आपको कि हम वो खुशनसीब इकलौते दंपति हैं राजस्थान के
जिसमें पति को राष्ट्रीय तो पत्नी को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। अकेले दंपति हैं हम पूरे राजस्थान में। ये एक गौरव भी है तो एक जिम्मेदारी भी देता है। तो हम दोनों और हमारा परिवार में जब भी चर्चाएं होती हैं तो शिक्षा किस तरह से बेहतर हो, क्या होना चाहिए, जरूरी नहीं है हम दोनों क्या पढ़ा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, लेकिन कैसा होना चाहिए ये हर पल हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रहता है। तो मैं बच्चों के लिए जो मैसेज दूं उसमें तो एक ही है, मैं किसी को नहीं कह रहा कि शिक्षक बनो, मैं किसी को नहीं कहता डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मैं तो ये कहता हूं जो तुम्हारे दिल ने कहा उसे बनने के लिए दिल से काम करो। अगर तुमने जो चाहा तुम बने तो तुमसे ज्यादा संतुष्ट व्यक्ति तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा। और अगर जो तुम चाहते हो वो तुम न बने तो तुम भले ही पैसा कमाओ, भले ही नाम हो जाए, संतुष्टि नहीं आएगी। और संतुष्टि से भरा जीवन उस भगवान की नेमत है, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत है कि हमें भगवान एक संतुष्ट जीवन दे। तो असंतुष्ट व्यक्ति सदैव बौखलाया रहता है, सदैव समाज को अपना संपूर्ण दे नहीं पाता है। तो आप जो भी बनना चाहते हैं वो बनिए। और ये इस बनने के लिए कक्षा 9, 10 बहुत निर्णायक होते हैं और ये उम्र बहुत छोटी होती है समझने के लिए कि हमें क्या बनना है। इसके लिए अभिभावकों के साथ डिस्कशन करिए, बातचीत करिए, सुनिए। अब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं, हम यूट्यूब पर जा सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, विभिन्न कैरियर जो 10 तरह के हमारे दिमाग में उनके बारे में समझिए। और मूल रूप से आंख बंद करके ये सोचिए कि आज से 8 साल बाद मैं अपने आप को क्या देखना चाहता हूँ, और उसके लिए कठोर परिश्रम करिए, क्योंकि कठोर परिश्रम बगैर कुछ भी बनना आसान नहीं है। ऐसे नकारात्मक काल में कोरोना के पूरे इस वृतांत के ऊपर जो सर ने सकारात्मक पहलू से अपने सभी सवालों के जवाब दिए और एक कहीं ना कहीं एक अच्छी मानसिकता जो है कि समाज में फैलने के लिए जो जिस तरह की जो बातें की हैं, सफलता का मूल मंत्र ये सभी हमारे दर्शकों को मिला, साथ साथ हम भी इससे लाभान्वित हुए। सर, इसी में हमने आगे सुना है कि आप एक कवि भी हैं, तो हमारे दर्शक और हम लोग ऐसे चाहते हैं कि अगर एक कविता पेश कर दें आप, जो ऐसे मौके पर नजर आए। निश्चित रूप से ये समय ऐसा चल रहा है, संक्रमण काल, कोरोना का ही नहीं है, संबंधों का भी है संक्रमण काल, जहां हम एक दूसरे को यकीन नहीं कर पा रहे हैं। हम किसी से हाथ मिलाएं, दूरी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत नहीं आ रही है, लेकिन किसी के पास से गुजरने में भी डर सा लगता है। तो ऐसे में विश्वास, जो गुरु शिष्य परंपरा का मूल अंग है, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने एक कविता अपने बच्चों के नाम, अपने शिष्यों के नाम लिखी, और उस कविता के माध्यम से मैंने ये बयान करने की कोशिश की है कि एक शिक्षक को ये निर्णय कैसे लेना चाहिए कि वो किस तरीके से पढ़ाए। जब वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या भाई मनन ये संभव है? 60 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, सबका मानसिक स्तर अलग होता है, सबके समझने की क्षमता अलग होती है, सबकी ज्ञान शक्ति और आईक्यू लेवल अलग होता है, और टीचर खड़ा होकर एक ही मेथड से सबको पढ़ा देता है और सबको समझ में आ जाए। ये दिमाग में मेरे रहा इस कविता को लिखते समय। तो इस पर मैंने कविता लिखी। मेरी कविता मूलतः मैं जो लिखता हूँ वो लिखता छात्र स्टूडेंट रिलेशन और टीचर स्टूडेंट रिलेशन के ऊपर या समाज के ऊपर ही। तो मेरी ये कविता है, मैं तुमसे सीख रहा हूं क्या और कैसे तुम्हें पढ़ाऊं, तुम्हारे उलझे सवालों के उत्तर देकर तुम्हें कैसे समझाऊं। मैं तुम्हें डांट नहीं सकता, शिक्षक समझा भी नहीं सकता, फिर आना कहकर टाल भी नहीं सकता। मैं तुमसे सीख रहा हूं क्या और कैसे तुम्हें समझाऊं। तुम सब अलग अलग अद्वितीय हो, तो मैं एक ही तरीके से तुम सबको कैसे पढ़ाऊं। किसी को आरंभ तो किसी को अंत ठीक से समझ नहीं आया, मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं। मैं तुमसे सीख रहा हूं क्या और कैसे तुम्हें पढ़ाऊं। किसी के घर में शादी थी तो किसी का था कोई त्योहार, किसी के घर में कोई बीमार था तो था खुद ही कोई बीमार। तुम सबको साथ लिए बगैर मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, कैसे पाठ पढ़ाऊं। तुम सबको साथ लिए बगैर मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। तुम्हारी आंखें
तुम्हारा चेहरा जब ये कहता है आज समझ नहीं आ रहा है, तो भले ही तुम यस सर कहो, उसे सुन मैं अपनी बात आगे कैसे बढ़ाऊं। मैं तुमसे सीख रहा हूं क्या और कैसे तुम्हें पढ़ाऊं। तुम स्कूल कोचिंग के जाल में उलझे हो, कभी पढ़ते में सोते तो कभी सोते में पढ़ते हो। काम पूरा न कर पाने पर कैसे डांट लगाऊं। तुम सब बहनती हो, इस पढ़ाई के दबाव के चलते अपने शौक अपनी इच्छाएं दबाए जाते हो। फिर क्यों ना मैं तुम्हें तुम जैसा बन समझूं और समझाऊं। मैं तुमसे सीख रहा हूं क्या और कैसे तुम्हें पढ़ाऊं। तुम मेहनती हो, आगे बढ़ना चाहते हो, परीक्षा की आपाधापी में कभी चैन से सो भी नहीं पाते हो। तुम परीक्षा के लिए बने हो या बनी है परीक्षा तुम्हारे लिए, अक्सर समझ नहीं पाते हो। मैं तुमसे सीख रहा हूं क्या और कैसे तुम्हें पढ़ाऊं। मैं एक लकीर खींचता हूं, आगे बढ़ो, रास्ता बताता हूं, बस बढ़े चलो। सवालों के उत्तर न मिलने तक रुको नहीं। याद रखो, परीक्षा तुम अकेले नहीं दोगे, वो मेरी भी परीक्षा है। जीवन के रण क्षेत्र में तुम सबको अकेले संघर्ष करना है, पर मैं तुम सबके साथ हूं। तुम अकेले भी सफल हो सकते हो, पर मैं तुम सबके सफल होने पर ही सफल होऊंगा। मैं तुमसे सीख रहा हूं क्या और कैसे तुम्हें पढ़ाऊं। बहुत ही उम्दा, बहुत ही सर काबिल तारीफ। कहीं ना कहीं इसमें पूरा आपने पूरा डिक्शनरी बयां कर दी है, और आज आपसे मिलकर हमको बिल्कुल ऐसी अनुभूति हुई जैसे कि हमने किसी गुरुकुल के दर्शन कर लिए, और साथ ही हमारे तमाम दर्शक भी आज देख पाए होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने का और हमारे सभी सवालों का जवाब देने का। सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, और कहीं पर भी कभी भी मुझसे सैकड़ों लोग, अभिभावक मित्र, विद्यार्थी अपनी सलाह मशवरा के लिए बात करते रहते हैं। कभी भी इस लायक कोई समस्या आपके पास हो कि मैं उसे कुछ सहयोग कर सकूं, तो अवश्य संपर्क करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ऑलवेज कीप मूविंग अहेड टुवर्ड्स योर टारगेट। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो AYN की फेसबुक लाइव पेज पर हम आपको मिलाते हैं हर बार एक विशिष्ट मेहमान से, और आपको हर क्षेत्र से अवगत कराते हैं कि कोरोना का असर किस तरह से रहा और आगामी भविष्य किस तरह का होगा। इसी तरह से आगे और मेहमान के साथ जुड़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए AY न्यूज़। मेरा नाम है मनन शर्मा, मेरे साथ है कैमरामैन हेमंत।